हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग उपाध्याय और आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडी किस तरह से उससे रिएक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है और प्लाज्मा सेल इनको बनाती है। प्लाज्मा सेल क्या होती है? हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है। तो इम्यून सिस्टम में वही एंटीबॉडी को बनाता है और इम्यून सिस्टम में भी प्लाज्मा सेल बनाती है। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, इसके अलावा हम पॉलीपेप्टाइड नेचर भी बोल सकते हैं एंटीबॉडी का। अब बात करते हैं हम कि जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी को कब बनाएगी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के बाहर का होता है। तो कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, यानी एंटीजन एंटर कर जाएगा, तो क्या होगा? प्लाज्मा सेल एक्टिव हो जाएगी। वो क्या करेगी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। अब कहाँ करेगी? तो वो करेगी ब्लड के अंदर, या तो ब्लड के अंदर या फिर टिश्यू के फ्लूइड के अंदर करती है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एंटीबॉडी कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूमरल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस इन सीरम। सीरम को ही हम ब्लड बोलते हैं। और टिश्यू फ्लूइड, या तो सीरम में प्रोड्यूस करेगी या टिश्यू फ्लूइड में, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है, एंटीजन के स्टिमुलेशन यानी एंटीजन के एंटर होने के बाद में एक ह्यूमरल सब्सटेंस जो कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में प्रोड्यूस होता है, उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले डायरेक्टली, है ना, फिर पढ़ लेंगे। तो देखो, ये होती है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी की, वाई शेप की स्ट्रक्चर। तो कैसे शेप की स्ट्रक्चर होती है? वाई शेप। ठीक है, दूसरी बात क्या, अच्छा, अब ये वाली जो चेन है बड़ी वाली, इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। ये वाली जो छोटी वाली चेन है, इसको हम लाइट चेन बोलते हैं। तो ऐसा है क्या ये छोटे या बड़े के बेसिस पे? नहीं, इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम इनको हैवी या लाइट चेन बोलते हैं। ठीक है, जो ये लाइट चेन है वो हैवी चेन से, यानी ये भी हैवी चेन है, तो हैवी चेन से कनेक्ट किस तरह से होती है? तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती है, यानी 2 सल्फर के मॉलिक्यूल इन दोनों को जोड़े रखते हैं। और एक जो हैवी चेन है वो दूसरी हैवी चेन से किससे कनेक्ट होती है? तो वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही कनेक्ट होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में चाहे वो हैवी चेन लाइट चेन से कनेक्ट हो, चाहे वो हैवी चेन से कनेक्ट हो। अब ऐसा नहीं है कि लाइट चेन से किससे कनेक्ट है, भाई दोनों में कनेक्शन ही नहीं है, एक इधर है एक इधर है, तो कोई फॉल अपार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि एंटीबॉडी आर मेड अप ऑफ 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन। बिल्कुल बता ही दिया था, एक ये रही 2 हैवी और 2 लाइट चेन। ठीक है, हैवी चेन लॉन्गर होती है, लाइट चेन शॉर्टर होती है। डायग्राम में देखा था, इसका हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं? H2L2 वाई शेप की होती है ये। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड नेचर की होती है। ठीक है, अब 2 हैवी चेन, यानी 2 जो हैवी चेन थी वो एक दूसरे से किससे कनेक्ट होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यानी 2 सल्फर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, और वही 1 हैवी और 1 लाइट चेन, यानी ये वाली, ये दोनों किससे कनेक्ट है एक दूसरे से? वही डाइसल्फाइड बॉन्ड से। हम स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। हैवी चेन से किससे कनेक्ट है? डाइसल्फाइड से। लाइट चेन हैवी चेन से किससे कनेक्ट है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या फिर एंटीबॉडी है, वो हेट्रोटेट्रामर होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोटेट्रामर। हेट्रो मतलब अलग अलग, टेट्रा मतलब 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2L2 2 + 2 4। तो देखो, टेट्रामर तो हो गया। हेट्रो क्यों? क्योंकि देखो 2 लाइट है और 2 हैवी है, इसलिए हमने हेट्रो बोला। यदि चारों ही हैवी होती या चारों ही लाइट होती तो हम होमोटेट्रामर बोलते हैं। इसमें हर एक चेन में, चाहे वो हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, 2 रीजन होते हैं उनमें। एक होता है कॉन्स्टेंट रीजन और एक होता है वेरिएबल रीजन। अब ये दोनों रीजन करते क्या है? तो देखो, जो कॉन्स्टेंट रीजन है वो आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या फंक्शन करेगी और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, जबकि जो वेरिएबल रीजन होता है वो करता है रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग विद एंटीजन, कि भाई एंटीजन से किस तरह से बाइंड करना है और वो एंटीजन कौन सा एंटीजन है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन GAMDE ऐसे याद रख लेते हैं इसी सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस में याद करने का तरीका, ये सीक्वेंस में याद करने का बेनिफिट क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्लड सीरम है उसमें प्रेजेंट होती है IgG और सबसे कम प्रेजेंट होती है IgE, तो ये सीक्वेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया, GAMDE। अब किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया? क्या स्ट्रक्चर अलग है या फिर लाइट चेन अलग है, हैवी चेन अलग है? तो क्या है बेसिस? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन हैवी चेन, जो बड़ी वाली चेन थी ये वाई शेप वाली, इनमें जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हम 5 टाइप की एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हैवी चेन है, यदि वो IgG में देखी जाए तो वो गामा चेन होती है, यानी कि जो हैवी चेन है ये वाली, ये गामा चेन होती है। IgA में अल्फा चेन होती है, IgM में म्यू चेन होती है, IgD में डेल्टा होती है और IgE में एप्सिलॉन चेन होती है। अब
जिस तरह से हैवी चेन में डिफरेंस है उसी तरह से लाइट चेन में भी डिफरेंस होना चाहिए? नहीं, लाइट चेन हमेशा सेम ही रहती है, चाहे वो कोई सी भी हो, जिसका नाम होता है कप्पा बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। आगे लिखा भी है, हाँ ये रहा, लाइट चेन आर सिमिलर इन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे मे बी कप्पा और लैम्डा। भाई वो कप्पा हो सकती हैं या फिर लैम्डा हो सकती हैं, लेकिन हैवी चेन सब में अलग अलग होगी, ठीक है। और उसके बेसिस पे नाम दिए हैं, जैसे डेल्टा है तो उसके लिए डी बोल दिया, IgD, ठीक है। एप्सिलॉन है तो IgE बोल दिया। IgG के बारे में बात करते हैं। IgG क्या होती है? तो ये मोनोवैलेंट होती है, यानी इसका एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम आगे जब देखेंगे तो IgM पेंटावैलेंट होती है, तब हम उसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कि किस तरह से IgM बनती है। ओके, ये मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है। मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब जो हमारा सीरम या ब्लड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा IgG ही प्रेजेंट होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1,50,000, ठीक है। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होता है? 7s, ओके। इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ एक्स्ट्रा वेस्कुलरली और इंटरवेस्कुलरली, मतलब कि देखो, चाहे वो ब्लड वेसल के अंदर हो या फिर मतलब अंदर इंटरवेस्कुलर हो, चाहे वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी टिश्यू में हो, ये दोनों में बराबर होती है कि भाई 10 मॉलिक्यूल इसके ब्लड के अंदर है तो 10 ही ब्लड के बाहर या फिर टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कैन क्रॉस प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। अभी हमने जब पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने कहा था कि IgG कौन सी तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है? तो पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड, PNA, पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि बच्चे को इनहेरिटेड तो नहीं है ना ये नेचुरल क्यों? क्योंकि हम कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस बाहर से दे नहीं रहे, मदर की बॉडी से ही आ रहा है। और पैसिव क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए IgG पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ओके। इट प्रोवाइड नेचुरल, अच्छा ये लिखा भी हुआ है, पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है, किसको? न्यू बॉर्न को, ओके। IgG अपीयर लेट बट लॉन्ग लास्टिंग और परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अब कोई एक इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर आया, इन्फेक्शन क्या हुआ? बॉडी के अंदर आया, तो क्या होगा? सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो होगी IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में बनेगी वो होगी IgG, लेकिन जो सबसे लास्ट में बनेगी ना वो सबसे लास्ट तक रहेगी, तो IgG लास्ट तक रहती है। और हमारे ब्लड के अंदर यदि हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं और IgM हमें दिखती है एंटीबॉडी में, इम्यूनोग्लोबुलिन में IgM जब हमें दिखती है तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो अभी फ्रिक्वेंटली हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वही बनेगी ना, इसलिए। और यदि ब्लड में वो दिख रही है मतलब कि कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है या फिर इसको जस्ट अभी कोई इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी अपीयर होती है? IgG, पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट, फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ये सारी रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, उन सभी में ये पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IgA के बारे में कि IgA क्या होती है। तो देखो, IgA बाइवेलेंट होती है, यानी इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। IG का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि कुछ इस तरह का होता है IG का स्ट्रक्चर, जो कि नॉर्मल एक ही होती है, मतलब मोनोवैलेंट होती है। लेकिन बाइवेलेंट का मतलब दो एंटीबॉडी यानी दो IgA के मॉलिक्यूल एक साथ ट्रैवल करेंगे, वो कुछ इस तरह से अटैच होंगे यानी ज्वाइन होंगे। ये हो गया बाइवेलेंट, यानी कि यहाँ से ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब सेकंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या होती है? सेकंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट थी? IgG के बाद में कौन प्रेजेंट होगी? IgA, किसमें? ब्लड के अंदर। नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,60,000। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की बात की जाए तो वो 7s होता है। फाउंड इन सिक्रेशन ऑफ बॉडी लाइक कोलेस्ट्रम, टीयर, बाइल एंड सलाइवा। ये सारे सिक्रेशन होते हैं, इनमें प्रेजेंट होती है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि भाई जब रो लेना चाहिए आंखें साफ हो जाएंगी, तो आंख साफ इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें IgA प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट अकर इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में प्रेजेंट होगी। सीरम IgA जो कि ब्लड में प्रेजेंट होगी, एंड सिक्रेटरी IgA जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी? जो सिक्रेशन है जैसे कि कोलेस्ट्रम, टीयर, बाइल, इन सब में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन रिएक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। इट प्रमोट फैगोसाइटोसिस, मतलब एनक्लफिंग, मतलब कि खाना, फैगोसाइटोसिस मतलब कि खाना, उसको प्रमोट करती है। फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करती है, कहाँ पे करती है? इंट्रा सेलुलर किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको मार के और खाने का काम करती है ये, है ना। तो फैगोसाइटोसिस को भी प्रमोट करती है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे IgM के बारे में। IgM क्या है? पेंटावेलेंट, यानी जैसे अभी दो मॉलिक्यूल बताए थे ऐसे 5 मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोग्लोबुलिन, इसको मैक्रोग्लोबुलिन बोला गया है, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी है ना, इसलिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 9 लाख, ओ माय गॉड, वो कितने थे? 1,60,000, 1,50,000, ये कितने? 9 लाख है, ठीक है। उनमें जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट था वो 7s था, इनमें कितना है? 19s, ओके। जैसे कि IgG इंट्रावेस्कुलरली और एक्स्ट्रावेस्कुलरली इक्वली प्रेजेंट थी, लेकिन ये
डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी, मेनली इंट्रावेस्कुलर यानी ब्लड वेसल के अंदर की तरफ। आईजीएम इज अर्लियर सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन आया तो सबसे पहले यही जाएगी कि नहीं मैं ऐसे करके, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती है यानी कि थोड़े टाइम के लिए ये रहती है। ओके, डिसअपियर अर्ली, हैंस इट्स प्रेजेंट इन सीरम शो रिसेंट इन्फेक्शन। भाई देखो, जल्दी से आई जल्दी चले गई, तो यदि ये ब्लड में प्रेजेंट रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि सबसे पहले यही आएगी और सबसे पहले भी यही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यदि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है फिर भी फीटस के अंदर आईजीएम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, उसको कंजेनिटल इन्फेक्शन हुआ है। और कंजेनिटल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, STORCH, स्टॉच इन्फेक्शन, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। वेरी इफिशियंट एंटीबॉडी इन एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन, ओके। और किससे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, IgG से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले यही आ रही है ना, इसलिए। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रोब्स, मतलब कि ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट थी, इंट्रावेस्कुलर यानी ब्लड के अंदर प्रेजेंट थी। तो जो सेप्टिसीमिया है यानी ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा यही इफेक्टिव होती है। IgD के बारे में बात करते हैं। IgD क्या है, मोनोवेलेंट है। ये IgG से सिमिलर स्ट्रक्चर शो करती है, क्यों, क्योंकि वो भी मोनोवेलेंट थी और ये भी मोनोवेलेंट है, लेकिन दोनों के जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल पार्ट है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन, जो हमने रीजन डिस्कस किए थे ना ऊपर, वो दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसका ये इंट्रावेस्कुलरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,80,000 और 7s इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है और ये ब्लड के इन्फेक्शन में प्रेजेंट होती है। IgE ये मोनोवायलेंट होती है, ये भी क्या होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती और रिजेंबल करती है किसके साथ, IgG के साथ। इसका जो वेट होता है वो 1,90,000 होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 8s होता है, बाकी सबका 7s था। IgM का 19s था और IgE का कितना है, 8s है, ठीक है। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर हीट स्टेबल है, यानी उनको यदि अपन ने थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया ना तो वो ठीक ठाक रहेंगी, मतलब कि बिगड़ेंगी नहीं, उनका स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। लेकिन IgE इसको यदि अपन ने हीट दे दी तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी हीट लेबाइल होती है ये, ठीक है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, हमने देखा भी था। क्या कर रहे थे, मास्ट सेल, उसके ऊपर एक एंटीजन IgE आ गई और क्या कर दिया, रिलीज करवा दिए कुछ केमिकल्स मीडिएटर, जिसे अपन प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर हिस्टामिन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए एनाफाइलेटिक रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात करते हैं रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के रोल क्या होते हैं, तो IgG बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करती है, बॉडी सरफेस को IgA प्रोटेक्ट करती है, ब्लड सीरम को ब्लड स्ट्रीम है ये, ठीक है। ये STREAM, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, STREAM, ठीक है। इसको कौन प्रोटेक्ट करती है, IgM। और मीडिएटेड रिएजेनिक हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कि जो रिएक्शन वाली हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको कौन मीडिएट करती है, IgE, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब हमने अभी एंटीबॉडी को देखा कि कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और क्या उन टाइप्स में भी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। अब कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया बाहर से, तो एंटीबॉडी उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी उसे हम जानेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यूजफुल इन लैब डायग्नोसिस, ओके, फॉर वेरियस डिजीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट, ओके। एंटीजन एंटीबॉडी इन विट्रो कॉल्ड सीरोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब कि देखो सीरोलॉजिकल रिएक्शन क्यों कहा जाता है, अब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती क्या है, ब्लड के अंदर होती है, लेकिन यदि हम उसको इन विट्रो करवाएं यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाएं तो उसी को ही हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आ सकती है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो इज कॉल्ड एज सीरोलॉजिकल रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करते हैं, when antigen react with antibody, antigen antibody complex form, so the formation of such complex is called as antigen antibody reaction। मतलब कि कुछ नहीं है, देखो एंटीजन आया, हमारे जो प्लाज्मा सेल है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम है उसने एंटीबॉडी बनाई, अब वो दोनों एंटीबॉडी बनी तो वो क्या करेगी, एंटीजन के साथ जाके चिपक जाएगी और उस चिपकने को यानी उसको कोलैबोरेशन को क्या बोलेंगे हम, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब देखिए ये जो साइट है ना कि एंटीजन एंटीबॉडी से चिपका है, यहाँ पे ये जगह, इनका नाम होते हैं कुछ पैराटॉप्स और एपिटॉप्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैराटॉप्स एंटीबॉडी की जो साइट है जहाँ पे एंटीजन आके बैठता है उसे हम पैराटॉप्स बोलते हैं, और एंटीजन की जो साइट एंटीबॉडी से मतलब एंटीबॉडी से रिएक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप्स बोलते हैं, आगे मेंशन है ये, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं, हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है यार, अलग अलग रिएक्शन होगी, जैसे कि एलआई से रिएक्शन होगी तो हाईली स्पेसिफिक होगी, ठीक है। रिवर्सिबल होती है, डीनेचुरेशन नहीं होता है ना तो एंटीबॉडी का ना ही एंटीजन का, और एंटायर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ऐसा थोड़ी कि एंटीबॉडी अच्छा तो एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट रिएक्ट कर रहा है या ये कर रहा है, नहीं नहीं भाई, पूरा एंटीबॉडी एक साथ जाएगी, ये रिएक्शन वाला पार्ट ये होता है, तो क्या केवल यही चल जाएगा क्या एंटीजन के पास,
नहीं जाएगी तो पूरी मॉलिक्यूल ना, तो एंटायर मॉलिक्यूल रिएक्ट, नॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, हाँ ये जो मैं बता रहा था वो आ गया। पैराडॉक्स क्या होता है? तो पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, यानी जो ये एंटीबॉडी थी इसका जो ये पार्ट है ये वाला जो रिएक्ट करता है किससे? एंटीजन से, उसे हम क्या बोलते हैं? पैराटॉप्स। तो द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विद और जॉइन विद एंटीजन इज कॉल्ड एज पैराटॉप्स। जबकि एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एंटीजन दैट रिएक्ट और जॉइन विद एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एपिटॉप्स। इंटरेक्शन अभी हमने देखा था, ये हमारी एंटीबॉडी थी। एंटीबॉडी में हैवी, दोनों हैवी चेन के बीच में क्या प्रेजेंट था? डाइसल्फाइड। हैवी और लाइट चेन के बीच में क्या प्रेजेंट था? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, यहाँ पे जो एंटीजन आके इससे चिपका, तो वो किस फोर्स से या किस इंटरेक्शन से चिपका? वो होते हैं वैंडरवाल फोर्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी। ओके, रोल कि भाई रोल क्या क्या होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के? डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या डेवलपमेंट करवाती है, बिल्कुल ठीक है भाई। बीमार पड़ रहे हैं, बीमार नहीं पड़ने देगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन को आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है। एंड टिश्यू इंजरी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें भी ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि एंटीजन एंटीबॉडी के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन आती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन आती है, एलाइजा आती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है। अब ये जो टाइप्स है या फिर जो रिएक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये सारा नहीं पढ़ेंगे। हम केवल और केवल एलाइजा और कुम्स टेस्ट, इन 2 ही टेस्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है, इन सभी के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।